हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग एक केमिस्ट्री का सीरीज लेकर आए हैं। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सो केमिस्ट्री के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली एक रिवीजन का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 11 12 दोनों कवर करेंगे। तो केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसी से स्टार्ट करेंगे। स्पेशली ये मैं जो रिवीजन सीरीज लाया हूँ वो स्पेशली जो है सो वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पाएंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ हम उसी को डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में। देखिए, पहला चैप्टर हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से हम लोग क्या चैप्टर में पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। पहला है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, देन आफ्टर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन आफ्टर लिमिटिंग रिएजेंट, देन आफ्टर वेपर डेंसिटी, देन आफ्टर परसेंटेज कंपोजिशन, देन आफ्टर मॉलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्टिक्योमेट्री पढ़ेंगे, इडियोमेट्री पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे लास्टली। ठीक है, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है और देख रहे हो क्या कि टॉपिक सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन अगर हम बात करें खास करके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, अगर हम बात करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें, या हम बात करें मोलकुलर इंपेरिकल फार्मूला की, मोल कंसेप्ट की, स्टिक्योमेट्री की, इडियोमेट्री की, कंसंट्रेशन टर्म की, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कोई भी जेई का क्वेश्चन या नीट का या एडवांस का अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा इन सब टॉपिक का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी साल का उठा के देखेंगे तो हर साल मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्कोर कर सके, मार्क्स ला सके। ठीक है, और जिनको जिनको भी डाउट होगा, बहुत सारे बच्चे को इन सब टॉपिक्स में डाउट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करेंगे हम उसको कि सिंपल वे में, एकदम आसान भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में नहीं, आसान की भाषा में एकदम समझें ताकि अच्छे से क्लियर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में हम लोग स्कोर कर सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम इसमें ये होता है, एनसीईआरटी में 5-6 रूल लिखा हुआ है, 5-6 वो रूल पढ़ने लग जाते हैं। हम लोग को 5-6 रूल नहीं पढ़ना। देखिए, एक्चुअली पहली बात तो ये कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो हम जानते हैं क्या, सिंपली अगर हम चाहे तो हम बोल सकते हैं मीनिंगफुल डिजिट विच नोन विथ सर्टेनिटी। वैसा मीनिंगफुल डिजिट जो सर्टेन हो। देखिए, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट को काउंट करने की, कैसे हम नंबर में पता चलेगा, तो देखिए हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर जो होते हैं वो 0 से लेके 1 2 डॉट 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 9 तक, यही तो नंबर हमारे पास होते हैं नंबर सिस्टम में। तो 1 से लेकर 9 तक की अगर हम बात करें तो ये तो हमेशा से सिग्निफिकेंट फिगर था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जो झंझनाहट हम लोग को है वो किसके साथ है, 0 के साथ, कि 0 कब सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर हम 0 की बात करें तो 0 को देखो मैं कैटेगराइज किया हूं 3 पार्टों में। ठीक है, अब वो कौन सा है, इसको एक छोटा सा ट्रिक समझ सकते हो, हम लोग रूल नहीं पढ़ रहे सिग्निफिकेंट फिगर का। अब देखिए इसमें क्या क्या है। पहला 0 हम लोग जो जानते हैं वो होता है हमारा लीडिंग 0। लीडिंग 0 का मतलब क्या है, लीडिंग का मतलब होता है शुरुआत में, मतलब ऐसा 0 जो शुरुआत में आता हो। और जनरली लीडिंग 0 हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए 0.5, 0.5, 0.05, अगर यहाँ पे हम अगर सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे तो ये 5 हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 5 है, ये 5 है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये 0 और ये 0 और ये 0, ये सारे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, लीडिंग 0 है। अगर हम दूसरी बात करें तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, ट्रैप्ड 0। अब ये ट्रैप 0 से क्या मतलब है, देखिए ट्रैप का मतलब ही क्या होता है, फंसा हुआ। अब कहाँ फंस गए भाई, तो फंस गए, देखिए 2 सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा हुआ। 2 सिग्निफिकेंट बोले तो क्या, अब ट्रैप 0 हमेशा से सिग्निफिकेंट रहा। जैसे कहाँ फंसा हुआ है सिग्निफिकेंट, अगर हम बोले 505, अब देखिए 5 और 5 ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, और इसके बीच में बेचारा 0 फंस गया है। ठीक है, तो अब जो बेचारा फंसा हुआ है ना, ये भी क्या होगा, इन दोनों के चक्कर में ये भी अब क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। देन आफ्टर अगर हम पॉइंट लगा के भी करें 5.0 या 50.0, तब भी हमारा ये दोनों सिग्निफिकेंट है, और ये दोनों बेचारा 0 बीच में क्या हो गया, फंस गया है, तो ये दोनों भी बेचारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। ठीक है, थर्ड नंबर में हमारा तीसरा जो 0 हमारा है, वो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग 0 के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रेलिंग 0 क्या है, इसके बारे में समझते हैं जरा कि ट्रेलिंग 0 क्या है। देखो ट्रेलिंग आप पढ़े होंगे बचपन में, कभी सुने होंगे ट्रेलिंग बॉक्सेस, रेलवे इंजन के जो बॉक्सेस होते हैं उसको ट्रेलिंग बॉक्सेस बोलते हैं। मतलब ऐसा 0 जो नंबर के पीछे होता हो। अब इसमें 2 कहानी चल रहा है। अब कौन कौन सी कहानी ये समझते हैं। एक होता है विथ डेसिमल, जो डेसिमल के साथ आता है, और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल।
अब विदाउट डेसिमल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, और बिग डेसिमल के बारे में। बिग डेसिमल हमेशा से सिग्निफिकेंट फिगर होता है और विदाउट डेसिमल नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो समझेंगे क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं इस चीज से। जैसे मान लो मैं बोलूं अगर 5.0 या मैं बोलूं 50.0, इस केस में 5 तो सिग्निफिकेंट है ही। अब 0 ये डेसिमल के साथ आया, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर यही नंबर, सेम नंबर को अगर बिना डेसिमल के मैं लिख दूं, मान लो 50 की जगह हम लिख दो 50 और यहाँ 50.0 को लिख दूं 500, पॉइंट हटा दो, डेसिमल हटा दूं, तो पता चला क्या, 5 तो सिग्निफिकेंट है लेकिन 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बड़ा आसानी से ये चीज समझ में आ गया कि जीरो को कैसे शुरुआत करेंगे। 3 टाइप का जीरो पढ़ा मैंने, लीडिंग जीरो, ट्रैप और ट्रेलिंग। लीडिंग हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है, शुरुआत वाला। ट्रैप बेचारा फंसा हुआ है बीच में, मजबूरी है उसका सिग्निफिकेंट होना, ठीक है, वो चाहता नहीं सिग्निफिकेंट होना लेकिन मजबूरी है, सिग्निफिकेंट होना पड़ेगा कि 2 ट्रैप के बीच में फंसा हुआ है वो। और ट्रेलिंग जो पिछवाड़े में पीछे जो लगा हुआ है, देखिए उसको। अब पिछवाड़े वाले जो है पीछे जो लगे हुए हैं वो विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल वाले लोग हैं, ठीक है। जो विथ डेसिमल वाले हैं वो तो रहेंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, लेकिन जो विदाउट डेसिमल वाले हैं पीछे लगे हुए उनका सिग्निफिकेंट में काउंट वो नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा और भी चीजें जो एनसीईआरटी में पढ़ना है, जो कि हमारे लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बोला जाता है कि अगर यूनिट चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि 1 kg है, उसको अगर सिग्निफिकेंट यहाँ काउंट करो तो कितना है, 1 डिजिट है। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूं तो 1000 ग्राम होगा। अगर मैं यहां सिग्निफिकेंट काउंट करूं तो यहां भी कितना होगा, सिंगल 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते होंगे। मेन प्रॉब्लम होता था जीरो के साथ बच्चों को, ठीक है, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या है ना, जुड़ने का कानून है कुछ, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कानून है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए हर चीज का एक कानून होता है, आप रोड पे चल रहे हैं वहां भी एक कानून है, ठीक है। उसी तरह से केमिस्ट्री में क्या है, कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, किसी तरह का कोई रिएक्शन हो रहा है, तो कंफर्म है कुछ ना कुछ लॉ होगा, कुछ कानून होगा, उसके हिसाब से होगा। ऐसा तो नहीं है ना कोई भी किसी के साथ कंबाइन कर जाएगा। इसी तरह से यहां भी क्या है, कुछ लॉ बनाया गया है, कुछ कानून बनाया गया है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन इस लॉ को फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, गलत लिखा हुआ है। अब कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है देखिए, याद करिए हम लोग बचपन में 9 क्लास में जब पढ़ते थे, याद करिए आपको याद होगा, ठीक है। तो उस समय पढ़े थे, टीचर हम लोग को बताया करते थे कि हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मात्र 2 ही लॉ होते थे, ऐसा उनका कहना था। और एक था हमारा पहला जो पढ़े थे 9 क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ यही पढ़े थे हम लोग। दूसरा लॉ क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 2 लॉ हम लोग क्या पढ़ते थे, 9 क्लास में पढ़ा करते थे। टीचर बोलते थे यही 2 लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जबकि लॉ और भी होते हैं, कौन कौन से हैं, एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन आफ्टर अवोगाड्रोस गैस लॉ एक पढ़ना होता है हम लोगों को, अवोगाड्रोस गैस लॉ। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक उनका नाम था, ठीक है, गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। स्पेशली ये गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग करके क्या करेंगे, एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इन सब में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, न्यूमेरिकल ज्यादा करके पूछा जाता है तो एक तो अवोगाड्रोस गैस लॉ का रहता है, गे-लुसाक लॉ का भी न्यूमेरिकल रहता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन से लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आता है, तो वो आगे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। पहले आगे बढ़ते एक करके टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक शुरू हुआ का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब टर्म आया कंजर्वेशन वर्ड, पहले कंजर्वेशन से लॉ आप समझते ही होंगे, मास के बारे में आइडिया था ही। अब कंजर्वेशन के बारे में भी समझ लेते हैं, कंजर्वेशन से क्या कहानी है। आप 9 क्लास में पढ़ते थे लॉ कंजर्वेशन के बारे में, वहां बचपन में सबसे पहले अगर कंजर्वेशन का मीनिंग समझ में आया था 9 क्लास में, तो वहां पढ़े थे क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया करते थे टीचर, बताया करते थे वो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरह से यहाँ भी कुछ कहानी है कंजर्वेशन से, कहना ये यही चाह रहा है कि कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ कंजर्वेशन से मीनिंग क्या कहना चाह रहा है ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ बोला जाता है क्या कि जब कोई रिएक्टेंट कोई रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, तो बोला जाता है क्या कि जो रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। मैं पूरा रूल नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली रिविजन कर रहा हूँ, तो इसलिए शॉर्ट में समझता हूँ इसको। इस रूल का सिंपली कहना था क्या
इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ना ही मास क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। सिंपली भाषा में अगर हम समझना चाहे तो हम बोल सकते हैं क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में अगर समझे तो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। या तो आप चाहें तो रूल लिखा रहता है इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। बट सिंपली इसको समझे तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझूं, सपोज कीजिए कोई ए है रिएक्टेंट जो बी के साथ कंबाइन करके जुड़ के बना रहा है क्या, ए बी बना रहा है। अब मान लीजिए ए का मास हम लोग मान के चलते हैं एक्स ग्राम है, बी का मास मान लेते हैं वाई ग्राम है। तो ए और बी के कंबाइन होने से अगर कुछ ए बी बन रहा है तो इसका जो मास होगा वो कंफर्म है एक्स प्लस वाई ग्राम के बराबर होगा। यानी जितना रिएक्टेंट होगा का मास होगा उतना ही मास उसके प्रोडक्ट का भी होगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। और इसीलिए बोला गया थ्योरम में क्या, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही कुछ बन रहा है और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, जितना पहले था उतना ही है, बस फॉर्म चेंज हो गया। जैसे एनर्जी में कहते थे ना टीचर कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है, ये फॉर्म चेंज करता है। उसी तरह से फॉर्म यहाँ क्या चेंज हुआ फॉर्म भाई, तो यहाँ पहले रिएक्टेंट था, ये पहले क्या था, रिएक्टेंट था हमारे पास, उसके बाद बनने के बाद ये क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। बस यही फॉर्म चेंज हो गया। आप जानते होंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग ले उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा लॉ ये है। अब दूसरा कानून क्या बोलता है, बोलता है कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब फिक्स, प्रोपोर्शन है ये भी फिक्स। भाई क्या प्रोपोर्शन, किसका रेशियो कांस्टेंट है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है सबका कंपाउंड बनने का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बन रहा है क्या, CO2। अब इसका बनने का रेशियो फिक्स है। अब कैसे रेशियो फिक्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बट ऑलरेडी ये क्या रिएक्शन बैलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास का रेशियो निकालते हैं। कार्बन का मास के बारे में जानते हैं हम लोग, कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के एक एटम की मास होता है, एक एटम का मास जो होता है वो 16 होता है। और 2 एटम की बात करें यानी कि मॉलिक्यूल है ये, तो इसका मास 32 होगा। अगर इसका रेशियो निकाले तो 4 3 एंड 4 8 हमारे पास रेशियो आ गया क्या, 3:8 का रेशियो। अब इसको अगर आसान भाषा में समझे तो हम बोल सकते हैं क्या, मैं यहीं पे लिख रहा हूं कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, ये समझ जाना, ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम से रिएक्ट करता है तो 11 ग्राम ऑफ CO2 बनता है। इससे अब 2 चीज पता चला। पहला चीज ये कि रेशियो फिक्स है भाई, इसके मास का रेशियो निकालेगा तो 3:8 ही आएगा। अब ये रेशियो फिक्स हो गया। अब CO2 बनाना अगर कार्बन ऑक्सीजन से मिला के तो हमेशा यही रेशियो रखना पड़ेगा। अगर रेशियो चेंज हुआ तो या तो कोई प्रोडक्ट दूसरा बन जाएगा और या तो ऐसा होगा कि प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगर कुछ बनाना है CO2 खास करके बनाना है कार्बन ऑक्सीजन से तो फिर आपको यही रेशियो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रेशियो चेंज किए तो या तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा या तो कुछ बनेगा ही नहीं बनेगा। अब इसी को समझने के लिए बड़ा ही आसान लगा, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम से रिएक्ट, क्या है 3 + 8। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मास को भी क्या करा, ये फॉलो करा। ऐसा नहीं ये लॉ फॉलो करेगा वो कानून फॉलो नहीं करेंगे, दोनों फॉलो करना था, ये दोनों फॉलो कर लिया। अब क्लास 9th में जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था हमारे एनसीईआरटी में ना, अगर आप ध्यान से देखिएगा चैप्टर नंबर 3 में, तो वहाँ एक क्वेश्चन हुआ करता था जहाँ बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे। हम लोग क्या कंफ्यूजन हुआ करता था, हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, शायद आप लोग भी देखे होंगे, पढ़े होंगे पहले 9th क्लास में। 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 50 ग्राम ऑक्सीजन से, तो बताइए कितना ग्राम CO2 बनेगा। बच्चा कंफ्यूज, बच्चा को लगता था 3 + 8 11 ग्राम। अच्छा, अब सर बोले 3 ग्राम + 50 ग्राम, मस्त लिखता था क्या, 53 ग्राम ऑफ CO2। मौज में कि हम तो सही बनाए हैं, लेकिन ये मौज तुरंत पता चलता था खराब हो गया। क्या है भाई, तो बोलते थे सर ये गलत। अब क्यों गलत है, आप तो खुद ऐड कर लिए 3 + 8 11 होता है, जब हम ऐड किए तो आप बोलते हैं गलत होता है। अब ऐसा क्यों, क्या गलती है इसमें, क्या कारण है, ये समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं आसान भाषा में, तो शायद आपको समझ में आएगा। अगर इस रेशियो को हम कन्वर्ट कर दे किसी और चीज में, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम लोग सब लोग मैगी बनाना जानते हैं, ठीक है, सबको पता होगा मैगी बनाना। पता नहीं कुछ लोग को बोलता होगा कि हमको मैगी तो नहीं बना पाते सर, पानी गर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं हम लोग मैगी बना पाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो जरा देखते हैं। अब मैगी का रेशियो सपोज करते हैं ना 3 पैकेट मैगी है, ठीक है, फैमिली पैक, ठीक है, फैमिली पैकेट है, पूरा का पूरा फैमिली पैकेट, बड़ा पैकेट है, 3 पैकेट फैमिली पैकेट मैगी है। अब
3 पैकेट मैगी में पता चलता है कि हम लोग 8 चम्मच मसाला डालते हैं, ठीक है। सपोज कर रहे हैं क्या 8 स्पून मसाला डालते हैं, जिससे हमारे घर में एक प्लेट है, उस प्लेट में लगभग 11 प्लेट ये मैगी मसाला बनता है, मान के चलते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। मैगी या मसाला जो भी इसको बोलिए आप, ठीक है। 3 पैकेट मैगी, 8 चम्मच मसाला, उससे क्या मिला हमको 11 प्लेट मैगी मसाला, ठीक है। अब ये रेशियो फिक्स हो गया, मम्मी बता दी देखो ये 3 पैकेट जब भी तुम बनाओगे फैमिली पैकेट भाई, तो 8 ही चम्मच क्या करना है मसाला डालना है, तभी तुमको 11 प्लेट मैगी मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार मम्मी चली गई कहीं मैगी बनाने, पापा बोल दिए, अब बोले मैगी बनाओ, ठीक है। खाना बनाने आता नहीं तुमको तो मैगी बना लो। अब गए हम मैगी बनाने, अब हमरे जैसा मूर्ख आदमी कभी बनाए नहीं थे, अब 3 पैकेट मैगी फिर वापस से ले लिए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये 3 पैकेट मैगी, अब घर में मसाला ऐसा तो है तो नहीं कि 8 चम्मच गिन के रखा रहता है, अब डब्बा में रखा हुआ 50 चम्मच मसाला सपोज कीजिए यहाँ पे। अब हमरे जैसा मूर्ख आदमी अगर जाएगा या किसी के जैसा, तो देखिए गड़बड़ क्या होगा। यही चीज यहाँ समझना था, समझिएगा इस चीज को, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर ये कहानी क्या क्यों गलत हुआ ये अभी तुरंत पता चल जाएगा। अब 3 पैकेट मैगी, डब्बा में 50 चम्मच मसाला है, तो क्या 50 चम्मच मसाला 3 पैकेट में डालेगा तो 53 प्लेट मैगी बन जाएगा? कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। यही चीज यहां भी समझना था कि 3 ग्राम कार्बन है, 50 ग्राम ऑक्सीजन, आपके पास ज्यादा ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा रिएक्ट कर जाएगा 53 ग्राम। जिस तरह से मसाला आपके पास ज्यादा है, हमारे पास मसाला ज्यादा है, हम 8 चम्मच 3 पैकेट मैगी में 8 चम्मच मसाला डालेंगे, वापस हमको 11 प्लेट ही मिलेगा मैगी, बाकी का रिमेनिंग मसाला हमारे घर में बचा रह जाएगा 42 चम्मच, जो भी समझो इसको, ठीक है। सेम कहानी यहां भी होने वाला है। ये गलत इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को समझेंगे तो समझिएगा क्या है कि 3 ग्राम ये 8 ही ग्राम से रिएक्ट करेगा और 11 ग्राम ही CO2 बनेगा, बाकी का रिमेनिंग ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ बचा रह जाएगा 42 ग्राम। इसका कोई यूज ही नहीं होगा, ठीक है। जितना जरूरत है, जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या है, फिक्स है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं। अब कोई बच्चा सोच लेता है क्या, जब भी मैं पढ़ाता हूँ क्लास में मैं देखता हूँ क्या किसी बच्चे को मैंने ये बता दिया 3:8 रेशियो का कंबाइन करेगा। अब गलती से मान लो हम बोल दिए कि देखो 4 प्लेट 4 पैकेट यानी कि कार्बन के रेस्पेक्ट में देखिए तो 4 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराना है। अब बच्चा सोचता है सर तो बताए तो 3 ग्राम रिएक्ट करता है, 4 ग्राम तो करेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप यूनिटरी मेथड से फाइंड कर लीजिएगा कि अगर हम 3 पैकेट मैगी बना रहे हैं, 8 चम्मच मसाला पड़ता है, तो 4 पैकेट बनाना है तो कितना चम्मच मसाला पड़ेगा, देन आफ्टर आप उसको ऐड कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कितना प्लेट। सेम डिट्टो यहाँ भी वही करना है, 3 ग्राम रिएक्ट कर 8 ग्राम के साथ, तो 5 ग्राम पूछेगा तो हम लोग न्यूट्री मेथड से निकाल लेंगे कि 3 ग्राम 8 से, तो 1 ग्राम कितने से, तो 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, देन आपको इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का मास ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट का मास मिल जाएगा, तो आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट का मास मिल जाएगा। समझ में आ गया बात? तो ये बड़ा आसान सा चीज है, ठीक है। इसको केमिस्ट्री के बाद हम समझेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर नहीं कुछ समझ में आया ना, जब भी अगर इस तरह का कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, तो आप कोई भी एग्जांपल जो आपको पसंद हो, मैं ये कोई नहीं बोल रहा हूँ कि मैगी आप बनाइए, ठीक है, आपको जो पसंद हो इस तरह को एग्जाम्पल लीजिए, आप उस क्वेश्चन को उस पर डाल के देखिए आसानी से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यूं आ जाएगा चुटकी बजा के। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब दिमाग में बच्चा को डाउट होता है कि सर यहाँ पे तो अभी बताया आपने कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, आप बोलते हैं आपकी मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, कहना क्या चाहते हैं आप, एक लॉ है कि मल्टीपल लॉ है? लॉ देखो मल्टीपल है, प्रोपोर्शन भी यहाँ मल्टीपल है। क्यों कहना चाह रहे हैं ये समझो। अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था, जब मैं इधर पढ़ा रहा था तो तुमने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने बार बार ये चीज को बोल रहा था कि अगर रेशियो चेंज करोगे तो या तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा या तो कुछ बनेगा नहीं। यही कारण से, कोई जरूरी था नहीं कि हर बार रेशियो फिक्स रहेगा, यही कारण से ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आया है। कैसे आया, क्यों आया, ये समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। स्टेटमेंट तो आप बुक में पढ़ते ही है, ठीक है, मेरे से ज्यादा अच्छे बुक में लिखा रहता है, उसमें ज्यादा ध्यान टाइम देंगे, हम लोग को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे हम लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, बन रहा था CO2, इससे पता चला था इसका मास 12 था, इसका मास 32 था, इसका रेशियो निकाले तो ये 4:, ये रेशियो जो आया था वो कितना आया था, 3:8 का आया था, जो कि अभी पहले पिछले स्लाइड में हम लोग ने देखा था, ठीक है। अब 3:8 का रेशियो रखते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनता है, जबकि अगर यही कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस था, बट यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ 2 लगा दे रहे हैं और यहाँ 2 लगा दे रहे हैं। अब हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब कार्बन, एक कार्बन का मास 12 था तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 × 12। अब इसका रेशियो निकाल रहे हैं इसके साथ, 2 × कितना, 16 निकाल लीजिए, 2 से 2 गया,
4 से 3 टाइम में और 4 से 4 टाइम में। अब देखिए क्या हो गया है यहाँ गड़बड़। अभी 3:8 का रेशियो रख रहे थे तो CO2 बन रहा था, 3:4 का रेशियो रख दिए तो क्या बन गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। मतलब ये समझ में आया कि अगर रेशियो हम चेंज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है। या तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, अगर मान लो मैं चाहूं कि नहीं मैं एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं 3:2 रेशियो में, बनाए कुछ नया बन जाए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बन ही जाएगा। हाँ, अगर कुछ बन सकता है तो फिर उसका उस कंपाउंड के लिए रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। हमारे पास जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, सबका रेशियो क्या है? फिक्स है बनने का, चाहे कोई भी हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे और भी कोई कंपाउंड हो, बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास, सबका रेशियो फिक्स है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहना चाहता था कि जब सेम रिएक्टेंट है, दोनों सेम रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट बनाने की बजाय अलग प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में रेशियो चेंज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप रेस्टोरेंट जाते होंगे, ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन होंगे तो पनीर का डिश देखते होंगे, और अगर नॉन वेजिटेरियन हम लोग जाते हैं भाई तो चिकन और मटन का डिश देखते हैं। अब देखिएगा कैटलॉग में, मेन्यू में, तो आप गौर करिएगा इस चीज को, बड़ा खतरनाक आप देखते हैं, एक साइड में लिखा रहेगा ऐसे कुछ, मान लीजिए पनीर, आप भेज वाले इंसान है तो बोलिए एक साइड में पनीर है, इधर देखिए लिखा रहेगा क्या, बड़ा सफिक्स जुड़ा रहता है। सफिक्स समझते होंगे आप, पनीर टिक्का, पनीर चिक्का, पनीर चमचम, पनीर दम दम, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, ठीक है, पनीर कढ़ाई, अलग अलग ही डिश लिखा रहता है। उसी तरह से चिकन वाले, आप नॉनवेज वाले होंगे तो पता चला चिकन है, उसके बाद बहुत सारा सफिक्स, हर जगह चिकन चिकन चिकन। अब इधर सफिक्स जुड़ा हुआ है, चिकन कच्चा, चिकन पक्का, चिकन मक्का, चिकन चमचम, चिकन दमदम, पता नहीं क्या क्या हमारे मार्केट में मिलता है। अब सोचिए क्या सब में तो अगर देखा जाए मेन रिएक्टेंट तो सेम है, पनीर है भाई, जितना भी पनीर बन रहा है सब पनीर का डिश पनीर से ही बन रहा है। ऐसा थोड़ी कि पनीर कढ़ाई में पनीर पड़ता है और पनीर बटर मसाला में कुछ और पड़ता है, क्या पड़ता तो पनीर ही है। अब चिकन वाले में क्या, सब में चिकन ही होता है। अब चिकन को किसी को कढ़ाई में बना रहा है, किसी को कुकर में बना दे रहा है, किसी को बाल्टी में बना दे रहा है लोग, किसी को चूल्हे में डायरेक्ट डाल दे रहा है, तो बोल रहा है अलग अलग वेरायटी का है सब वही, बस बनाने का ही सबका रेशियो चेंज कर रहा है। क्या वो मसाला जो यूज कर रहा है उसका रेशियो अलग अलग रखा है। कभी वो मसाला यूज करता है 3:8 वाला, अलग तरह का चिकन बन रहा होगा, कभी रेशियो यूज करता होगा 3:4 का, तो अलग चिकन बन रहा होगा। बस वही कर रहा है, वो गेम खेल रहा है हम लोग के साथ। वो डिश जो बना के रखा ना रेस्टोरेंट वाला, हम लोग लगता है नया नया डिश है, नया नया तरीके का, नया नया देश से आया, कुछ नहीं आया है नया नया देश, सब घर में बनाया है, बस मसाला चेंज कर रहा है, ठीक है, और कोई भी इसमें है नहीं। और वही मसाला चेंज होने के कारण और थोड़ा सा बनाने के तरीके को चेंज करने के कारण अब डिश अलग अलग तरह का आया। अब एक ही चीज अगर बार बार बेचता, सपोज कि अगर मार्केट में सिर्फ रेस्टोरेंट में पनीर बटर मसाला मिलता तो आदमी जाता है तो हर बार पनीर बटर मसाला, तो पापा ही बोलते कितना बार खाने जाएगा पनीर बटर मसाला, घर में बन जाएगा। अब वहां जाते हैं तो पता चलता है डेली 50 पनीर का डिश है, तो हर दिन रेस्टोरेंट वाला भी क्या करता है, नया नया डिश निकालता रहता है, करता कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मसाला चेंज कर दिया, थोड़ा बनाने का तरीका चेंज कर दिया, थोड़ा रेसिपी चेंज कर दिया, नया डिश, नया नाम, नया कस्टमर, फिर से बिजनेस रन करने लग गया। आपका यहाँ रन क्या करवाना, केमिस्ट्री रन करवाना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला, कि मतलब रेशियो अगर चेंज हो गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो रेशियो चेंज हो, कभी ऐसा भी होगा, मान लीजिए हम नया डिश पहली बार बनाना चाह रहे हैं, पता चला रेशियो कुछ गड़बड़ कर दी, मसाला ज्यादा कम हो गया, पता चला डिशे खराब हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, अगर बन सकता है तो बनेगा और अलग अलग रेशियो बनेगा। आम चाल की भाषा में समझने के लोग इसको ऐसे भी समझ लेते हैं क्या, कि सेम एलिमेंट of having same mass react with the same element having different mass and they bear a small whole number ratio। अगर जो डिफरेंट मास वाला है, देखिए अगर ऑक्सीजन का मास यहाँ 32 था, यहाँ भी 32, यहाँ कार्बन का देखिए 24 था और यहाँ कार्बन का 12 है। अगर डिफरेंट मास वाले का रेशियो आप निकालिएगा तो हमेशा ही रेशियो क्या आएगा, स्मॉल होल नंबर में आएगा। जैसे 12:24 है, अगर इसका रेशियो क्या आएगा, 12 1 जा 1, 12 2 जा 24, तो 1:2 का स्मॉल होल नंबर का रेशियो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या करना चाह रहा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, अगर देखिए मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे को, सपोज करिए मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, अगर आप कभी किसी को बच्चे को डाउट हो, ठीक है, पर्सनली आप कभी पूछना चाहें, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जिस पे आप कभी भी चाहें तो कोई भी डाउट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बेहिचक आप जब भी आपको मौका मिले, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। मैं नंबर जो है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अभी आगे टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक। अब हमारा टॉपिक है अवोगाड्रोस गैस लॉ। अब इसका नाम ना बच्चा लोग बड़ा अलग अलग तरीके से पढ़ता है। बचपन में टीचर भी अलग, मैडम आती थी पढ़ती थी अवोगाड्रोस नंबर, कोई टीचर आए तो पढ़े बोले अवोगाड्रो नंबर, कोई बोलता अवोगाड्रो नंबर। तो सबका नंबर सब एक ही है, सबका अलग अलग कहानी है, बोलने का तरीका सबका क्या है, अलग अलग। भाई अवोगाड्रो एक ही है, ठीक है। अब उस पर ध्यान देते हैं। अब ये अवोगाड्रो गैस लॉ क्या बोलता था, ये बोलता था इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस
इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी, या तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उनका कहना था अगर इक्वल वॉल्यूम कोई भी गैस का है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हमेशा के लिए बराबर होगा। यानी ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि किसी भी गैस का वॉल्यूम बराबर है। सपोज करें अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और तुम्हारे पास 1 लीटर क्या है, ऑक्सीजन है, और दोनों जो है ना एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। 1 लीटर मेरे पास हाइड्रोजन है, वही टेम्परेचर प्रेशर पे तुम्हारे पास 1 लीटर क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये बोलता है क्या कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उतना ही क्या, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स कर दिया। आप सोचिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर फिक्स हो गया, और इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कनेक्शन किसके साथ होता है, मोल के साथ होता है। तो इसके आधार पे ना हम लोग एक रिलेशन लिख लिया करते हैं। क्या लिखा करते थे कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, अगर एसटीपी पे है, एट एसटीपी, तो इसका वॉल्यूम माना जाता था कितना, 22.4 लीटर। यही हमारा माना जाता था कि एक वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। इसको थोड़ा और करेक्ट करते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोग को समझने के लिए, ठीक है। देखो कभी कभी पेन वाला जो है ना, ये बोर्ड वाला भी, ये भी स्लो हो जाता है बिल्कुल हम लोग के जैसा। कभी कभी काम करना, जैसे तुम लोग रिवीजन नहीं कर पाते वैसे ये बोर्ड कभी कभी रिवीजन नहीं कर पाता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। 1 मोल कोई भी गैस हो एसटीपी पे, उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया 22 पॉइंट यानी कि 22.4 लीटर, ठीक है। अब 1 मोल में वॉल्यूम अगर फिक्स हो गया, इसका मतलब सिंपल है, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स होता है, जो कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट वाले में, ठीक है। ऐसे आपको पता ही होगा कि 1 मोल में जो नंबर होता है मॉलिक्यूल का वो 6.02 × 10 का 23 होता है, जो कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। इससे पता चल गया क्या कि सेम वॉल्यूम का अगर कोई गैस लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मोल बराबर है मतलब मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म होता है। समझ गए इस चीज से। अब यहाँ से ना एक फार्मूला भी निकल के आता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को ध्यान देंगे तो देखिए आप यहाँ से एक फार्मूला भी निकल के आ सकता है, ठीक है। सपोज करिए इसको कुछ अलग वे में समझते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ना कोई गैस है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि मेरे पास एक गैस है 4.8 लीटर है, ठीक है, ऐसा मान के चल रहा है, या कुछ और मानते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं ऐसा मानते हैं जो नंबर आपके लिए आसान हो कैलकुलेशन करने में, 2.24 लीटर है, ठीक है। 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ही मेरे पास है, ठीक है। अब हमसे पूछते बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो या कितना नंबर ऑफ मोल हो, तो कैसे क्या करेंगे। देखिए हम लोग को अगर देखें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम क्या लिखते हैं कि 22.4 लीटर अगर हाइड्रोजन गैस होता तो उसमें कितना मोल होता जी, 1 मोल होता। तो 1 लीटर में कितना होता, तो 1 कितना होता, 22.4 लीटर होता। हमसे क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है, 2.24 लीटर का हमारे पास होता तो क्या होता, 1/22.4 कुछ नहीं करना, इसको कट कुटा लो, ठीक है। कट कुटा के जो नंबर आएगा अपना आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट हटाए, नीचे 100 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाए ऊपर कितना चला गया, 10 आ गया। आसान आसान एकदम, उड़ा दिए इसको इधर से, इसको यहाँ से उड़ा दिए, पता चला 1/10 आ गया। अब ये 1/10 क्या आ गया, मोल आ गया। अब हमको मोल अगर पता चल गया तो क्या मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकाल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। Na/10 हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल अगर यहाँ से निकालना रहेगा तो हम लिख सकते हैं क्या, Na/10 मॉलिक्यूल्स, आसानी से निकल जाएगा अपना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट है किसी को। अब इसी के आधार पे ध्यान से देखें ना तो एक बड़ा फॉर्मूला मिल गया, बड़ा आसान सा फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। अभी हमने निकाला क्या, यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास, मोल निकल गया। मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे बॉक्सबा कहाँ मिलता है जी, इसमें बॉक्स सेलेक्ट करने का तो बच्चा लोगों को बहुत पता होता है जी, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता। बताइए, बच्चा लोग कभी सिखाता ही नहीं कि सर कैसे क्या करना है। देखिए पता चला हम बॉक्स सेलेक्ट कर रहे थे तो पता चला कहाँ नहीं कहाँ खुल गया ये, ठीक है। अर्थ खुल गया, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अर्थ खोल दे रहा है। चलिए देखिए हाँ मिल गया, शेप है, ठीक है। शेप में सेलेक्ट करते हैं, कोई 2D फिगर हमारे पास कोई है फार्मूला लिखने के लिए। चलिए यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ज़रा समझने का प्रयास करते हैं इस फार्मूले के बारे में, ठीक है। फार्मूला क्या है, हम लोग क्या निकल के आ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रहा था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल के आ रहा था, यहाँ पे ऊपर में देखिए आप कौन सा वॉल्यूम लिए थे, जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था हमारा। तो इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, गिवन वॉल्यूम
और नीचे डिवाइड किए कौन सा नंबर से, 22.4, जो कि वैल्यू क्या है, फिक्स है हमेशा, कभी वो चेंज होने वाला नहीं है। तो 22.4 लीटर। अब इसको चाहे तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं किससे, एन से, गिवन वॉल्यूम को किससे, वी से, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये मिल गया हमारा फॉर्मूला, शॉर्ट में याद रखिए इसको। अब यहां से आपको क्या है, अब देखिए वॉल्यूम पता है और वॉल्यूम से आप मोल निकाल लिए। अब मोल पता है तो सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे इंडिया में ना आप जानते होंगे, ठीक है, पता होगा कि अगर किसी आदमी का, खास करके ऐसा ये हिंदू रिलीजन में ऐसा देखा जाता है, क्या किसी पंडित होते हैं जो, उनको अगर डेट ऑफ बर्थ गलती से बता दीजिए पंडित जी को, ठीक है, आप तुमका जन्म कुंडली बता देंगे कि तुम भविष्य में क्या करोगे, तो वो केमिस्ट्री बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा वो पहले ही बता देंगे। वो आज तक केमिस्ट्री खुद नहीं पढ़े, लेकिन तुमको जरूर बता देंगे कि तुम केमिस्ट्री पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये मोल है, ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है केमिस्ट्री का। कैसे, एक बार वॉल्यूम से तुम मोल निकाल लिया, मोल से पूरा खानदान निकाल सकते हो इस गैस का। चाहे तो मॉलिक्यूल्स निकाल लो तुम, चाहे तो मास निकाल लो, तुमको जो निकालना निकाल सकते हो, कोई मना नहीं। चाहे एटम निकालो, चाहे मॉलिक्यूल निकालो, जो निकालना निकाल सकते हो, कोई मना नहीं करे। उसी पंडित जी जैसा, जैसे डेट ऑफ बर्थ देके पूरा तुम्हारा जन्म कहानी बता देता है ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है, सेम डेटो तुम भी बता सकते हो। चलो आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, भी मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी तत्काल के लिए मैं इसलिए बता दिया क्योंकि टॉपिक डिस्कस कर रहा था, इसलिए मैं इसलिए ये फार्मूला को ना एकदम देखो, एकदम सेट करके रखोगे, ठीक है। इसमें राज का बात है, ठीक है, किसी को बताने का नहीं होता, ठीक है। इसमें बात किसका है, राज का बात है, इसमें छुपा के रखने का है अपने मन में। और कब निकालना है, एग्जाम हॉल में, ठीक है, जब भूले जाओ, ठीक है, जब भूल जाए तो राज का बात याद रखो कि क्या है। क्योंकि एग्जाम हॉल में पता है ना, जब क्वेश्चन नहीं बनता ना तो मन में इधर उधर चलता है, तो मन में अगर तुम्हारा राज का बात रहेगा तो मन में उसमें आएगा, फॉर्मूला आएगा, निकल के आएगा, निकल के आएगा, और निकल के आएगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तो समझ ही रहे हो क्या होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वोगाड्रो गैस लॉ के बाद है हमारा टॉपिक का, अजी हमारा टॉपिक है गे लुदे। अब देखो कुछ बच्चा लोग ना गे नाम सुन के भी हंसने लग जाता है, बताओ, ठीक। अब हंसना नहीं चाहिए। अब गे नाम है, इसका मतलब नाम है भाई, नाम है उनका, ठीक है, इतना बड़ा आदमी नाम दिया है, सोचो इसके बारे में तुम पढ़ रहा है, तुम गे सुन के हंस रहे हो। इसमें हंसने का क्या बात है भाई, नाम ही उसका ऐसा है। सोचो, इंपॉर्टेंट वो नहीं कि उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ये को कितना बड़ा रूल लेके चल गया कि जीवन भर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं उसका नाम गे है, ठीक है। अब देखो गे लुदे लॉ क्या बोलता है कंबाइनिंग, ये ना एक रूल ये तो याद रख लो भैया, ओनली फॉर गैस है। ये रूल ना सॉलिड के लिए चलता है ना लिक्विड के लिए चलता है। पता नहीं ये क्या सोच के बनाए थे, बोलते थे गैस के लिए हम अप्लाई करेंगे, सॉलिड लिक्विड को हम को लेने देना नहीं। पता नहीं, हवा से उनको मजा आता होगा, हमको तो नहीं पता, कभी मिले नहीं उनसे, ना वो हमसे मिले हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में अब इसका थ्योरी पे दिमाग नहीं लगाना। थ्योरी क्या होता है, तो बोलेगा क्या कि कोई भी गैस इक्वल गैस होता है, कंबाइन करता है एसटीपी पे तो इक्वल वॉल्यूम का रेशियो सेम आता है, ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट हो। सिंपल सा लॉजिक समझते हैं, एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है, थ्योरी पे नहीं जाते हम लोग, ठीक है। देखिए हमारे पास, सपोज करते हैं कोई गैस लेते हैं, सपोज करिए कि मेरे पास है इथेन गैस, ठीक है, C2H, सॉरी इथेन गैस है तो C2H4 तो होगा नहीं बचवा, ठीक है, C2H6 होगा, C2H6। ये हमारे पास क्या है, इथेन गैस है। अगर रिएक्ट करता है ये ऑक्सीजनमा के साथ तो बनाता क्या है, CO2 और H2। आपके टीचर आपको बताए भी होंगे, याद रखिएगा अगर नहीं याद है तो। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीट कंबसन कर रहा है, तो धरती इधर का उधर हो जाए, सर्वा हर बार CO2 और H2O ही बनाएगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। उसको कुछ हो करा दीजिए, अगर कंप्लीट कंबसन हो रहा है, अगर कंप्लीट कंबसन हो रहा है और रिएक्टेंट में अगर आपको दिख जाए कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन दिख जाए, तो कंफर्म रहिए प्रोडक्ट वा फिक्स है, हमेशा CO2 और H2O ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन को हमको करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। हाँ, इस चीज में एक चीज और भी याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, तुमको स्टेट भी पता होना चाहिए कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस। ऐसा नहीं कि लगे लगा दिए, पता चला गे लुदे लगाए थे गैस के लिए, तुम लगा दियो सॉलिड के लिए, तुम नया रूल बना दियो, ठीक है। वो गे थे, तुम बे बन जाओगे, ठीक है, अब नया रूल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब गे वाला रूल पढ़ना है तो लोग गे ही वाला रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पता करना पड़ेगा कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस है। इथेन के बारे में तो जानते हो तुम लोग, गैस है। ऑक्सीजन के बारे में तो डेली सुन ही रहे हो, गैसे है। और CO2 के बारे में भी जान ही रहे हो, पानी को तो जानते ही होंगे, पीने वाला भाई तो लिक्विड में, ठीक है। हाँ, अगर मेंशन कर दे कि स्टीम है तो फिर आप वहां गैस लिखेंगे, या तो अगर मेंशन ऐसा कर रहा है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ये हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो भाई तो 100 डिग्री पे है तो पता चल ही जाएगा कि गैस बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, ठीक है, रहेगा वैसा। तब नहीं मेंशन किया है तो भैया वो लिक्विड है, हमको नहीं पता क्या है, पानी बचपन से हम लिक्विड फॉर्म में देखें, आज भी लिक्विड ही है। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस करेंगे क्या, बैलेंसिंग आपको आता होगा, नहीं आता होगा ना तो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, मैं उसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं कभी भी, ठीक है। आई थिंक
15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ऐसा वीडियो है ना वो जीवन में कभी ना भूलेंगे आप, ठीक है। ऐसा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उसको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बैलेंसिंग तत्काल में मैं बैलेंसिंग कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ, साथ में करता हूँ आपके साथ, ठीक है। यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, इसको 2 लिख लीजिए भाई, बैलेंस हो गया कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 3 लिख लीजिए, हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने आएंगे तो 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3, 4 + 3 7 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 नहीं आएगा, बच्चा को डाउट हो जाएगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भैया, 7/2 लिख लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 7। अब लग रहा है फ्रैक्शन में, तो बचपन से मास्टर बताया नहीं कि फ्रैक्शन में लिखना है, कुछ नहीं करो, फ्रैक्शन हटा लो ना, एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत है। लिख लेंगे C2H6 + 7O2 2 2 4 CO2 + 3 2 जा 6H2O, सही है। अब जो बैलेंस करके नंबर आया ना, वही तो राज का बात था, यही तो गेल उजैक को दिखा था। जैसे न्यूटन को सेव गिरते दिख गया, हम लोग भी बहुत चीज गिरते देखते हैं, ठीक है, बहुत चीज गिराते भी हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखता, कहाँ जा रहा है, क्यों गिर रहा है तो नीचे क्यों जा रहा है, ठीक है, नहीं पता रहता है। उनको ये दिखा कि सेव गिर रहा है, इनको दिखा कि देखिए जो वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है ये रेशियो का कंबाइनिंग है। जैसे मान लो ये 2 मोल गैस है, ठीक है। अब केमिस्ट्री वाला स्टोइकोमेट्री वाला रहता है ना, तो वहां पढ़ता है आदमी कि 2 मोल ऑफ इथेन, ये बोले नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्ट करता है 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो बनाता है कितना, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। अब ये लिक्विड है तो रूल अप्लाई नहीं होगा, गैस होता तो लिखते 6 वॉल्यूम, रूल के अप्लाई नहीं होगा तो लिख ले रहे हैं क्या, नील वॉल्यूम, ठीक है, कुछ बनेगा नहीं तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब देखो हमारे पास मिल गया, रेशियो मिल गया भाई कि 2 वॉल्यूम में 7 वॉल्यूम चाहिए, 2 वॉल्यूम में ये 4 वॉल्यूम बनता है, ये पता चल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया है, सपोज कीजिए कि हमारे पास 200 ml 200 ml जो है सो क्या है, इथेन है। अब बताइए इसको जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए और बनने के बाद कितना CO2 ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए 2 वॉल्यूम में 7 वॉल्यूम, ठीक है, तो 200 में कितना। अब इसको बच्चा लोग बहुत लोड ले लेता, कैसे बनाएंगे कैसे बना, अरे कुछ नहीं करना है, सब्जी मार्केट जाना है, चॉकलेट खरीदना, दुकान खरीदना है। देखो चॉकलेट में जाके क्या करना है, चॉकलेट कैसे खरीदते, सोच लो कि बचपन में पहला था छोटा छोटा चॉकलेट आया करता था। मान लो सोचो कि 2 रुपया में 7 चॉकलेट मिलता है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा जी, 7/2 चॉकलेट। हमारे पास कितना रुपया है, 200 रुपया है, तो 7/2 × 200 कटकुटा के कितना आ गया, 700, मतलब 700 चॉकलेट। अपना 700 चॉकलेट नहीं भाई, अपना 700 क्या है, ml है, मतलब 2 वॉल्यूम में 7 वॉल्यूम, मतलब 200 ml कितना चाहिए, 700 ml क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके कंप्लीटली जल पाएगा। अब जलेगा, तब जलन हो रहा है, तो जलने के बाद कुछ तो बनेगा, क्या बनेगा, देखो इधर 2 में ये 4 बन रहा था, 2 में 4 मतलब दुगना हो रहा है, 2 रुपया का 4 चॉकलेट तो 1 रुपया का 2 चॉकलेट, तो 200 का डबल कितना हो जाएगा, 400 ml, यानी हमारे पास 400 ml क्या हो गया, CO2 बन गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब इसमें आदमी क्या करता है, दिमाग लगाते रहता है, कैसे होगा, क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा है आपको। हाँ, अब इसमें कंडीशन क्या है, पहली बात ये आपको रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन लिखने का। दूसरा बात ये कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जिसका मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा बैलेंसिंग, आप देख लीजिएगा। जिनको नहीं आता, उम्मीद है सबको आता ही होगा, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई माइकल लाल या लाली होगा जिसको ही नहीं बुझा रहा होगा, ठीक है, बैलेंसिंग वाला, तो लाला लाली देख लेगा इस चीज़ को, ठीक है, और बाकी तो नहीं देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है, उनको क्लियर होगा। अब देखो इसको बस, अब इसमें क्वेश्चन अगर वो कर लिए, आप रिएक्शन लिख लिए, बैलेंस कर लिए, तब कोई प्रॉब्लम क्या है, नहीं है। अब देखो यहां से हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब इसमें कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन, मान लीजिए ऑक्सीजन है 700 ml, अब बोलेगा क्या कि जो हवा से रिएक्ट करा रहे हैं उसमें मात्र 20% ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है, तो बताइए कितना अनयूज ऑक्सीजन बच गया। तो कुछ नहीं करना, उसमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है, उस परसेंटेज निकाल लेंगे। बाकी उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ना, क्वेश्चन जब सीरीज लाएंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो फिर चैप्टर खत्म होने के बाद जो है ना, हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे रहेंगे, हम देन आफ्टर क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखे, देखिए अगला टॉपिक हमारा शायद है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है सो अब इसको एक ही पार्ट में रखते हैं, ठीक है, एक पार्ट में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल केमिस्ट्री सीख लिए, ठीक है। फिर से अगले पार्ट में मैं पार्ट बाई पार्ट बनाऊंगा ताकि आपको देखने में भी क्या आसानी हो। एक बार में बहुत सारा जो पार्ट, एक बार में बहुत सारा अगर रहेगा ना, तो फिर आप देखने में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता ना, 3 घंटा का वीडियो देख लें, अरे बाप रे 3 घंटा देखना पड़ेगा, देख भी नहीं करते हम लोग, ठीक है। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे ताकि तुमको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हर दिन तुम 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो देखोगे तो आसानी से सीख भी पाओगे, और इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू। For any doubt, WhatsApp channel link and Telegram channel link are in description. Please share your experience in comment box. For more videos, subscribe the channel Study with Talent Academy.